पाचन तंत्र की बात करें तो मुख से लेकर गुदा तक हमारी आहार नाल, जिसमें यांत्रिक एवं रासायनिक पाचन की क्रिया के द्वारा जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में रूपांतरित किया जाता है। ऐसे पचित भोजन का हमारे आहार नाल के अलग अलग भागों में अवशोषण होता है और फिर अवशोषित भोजन को विभिन्न कोशिकाओं में स्वांगीकृत किया जाता है। उसका एसिमिलेशन भी होता है। एसिमिलेशन एक तरह से यह स्वांगीकरण पाचन की उल्टी क्रिया है। भाई पाचन में हमने जैसे मान लीजिए जटिल कोई स्टार्च खा लिया पौधों का, पॉलीसेकेराइड। अभी पॉलीसेकेराइड ये जो स्टार्च की बात करिए बना होता है ग्लूकोज का। हमने जैसे स्टार्च खाया, कोई भी जैसे फल वगैरह चावल वगैरह खा रहे हो तो स्टार्च खूब होता है उसमें। अभी स्टार्च खाया तो स्टार्च का पाचन आपकी मुख गुहा से स्टार्ट हो गया, कंप्लीटली डाइजेशन हो गया छोटी आंत में। अभी डाइजेस्टेड जो स्टार्च था यानी जो सरल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स थे ना सिंपल, उसका पाचन होने के बाद ये ग्लूकोज के अणु गए आपके ब्लड में। अभी ब्लड से, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, वो ब्लड उस ग्लूकोज को हर एक कोशिका तक पहुंचा देगा। अभी सेल में चला गया ग्लूकोज। अब वहां पर होती है कोशिकीय श्वसन की क्रिया, वो रेस्पिरेशन में आप बात करते हैं। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वहां पर ग्लूकोज पहुंचना अनिवार्य है। पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी ब्लड में भी ग्लूकोज कहां से आया? जब अपन ने खाना खाया, जब अपन ने उस स्टार्च को पचाया, तो यहां से लेकर क्या हुआ, वो ब्लड में गया आपकी आहार नाल से और कोशिकाओं में जाकर अब उस ग्लूकोज का या तो श्वसन की क्रिया में क्या हो जाएगा, यूटिलाइज हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो गया तो उसको कन्वर्ट किया जाता है ग्लाइकोजन में। अभी ध्यान से सुनना, ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड और ग्लाइकोजन है पॉलीसेकेराइड। तो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करें? ग्लाइकोजन, यानी सरल भोज्य पदार्थ से क्या बन रहा है? जटिल भोज्य पदार्थ। यही होता है स्वांगीकरण। अगर आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल वगैरह है तो वापस उनको जोड़कर वसा का निर्माण किया जाता है। ये भी सरल से जटिल वसा बन रही। ऐसा नहीं है कि अमीनो अम्लों से वापस या किसी प्रोटीन को आपके शरीर में संग्रहित कर लेंगे, नहीं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को सीधा संग्रहित नहीं किया जा सकता। हमारे पदार्थ हमारे शरीर में संग्रहित कौन होते हैं? या तो वसा या ग्लाइकोजन। वसा भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनी और ग्लाइकोजन भी किससे बना? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। लेकिन प्रोटीन या अमीनो अम्ल में होते हैं नाइट्रोजन। तो पहले क्या करेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है उनके लिए, डीएमिनेशन की क्रिया होती है। यानी ये नाइट्रोजन युक्त जो समूह होता है ना, उसको यूरिया चक्र के माध्यम से हमारे रक्त से पृथक किया जाता है। अब ये नाइट्रोजन युक्त अवशेष पदार्थ जो थे ना, यूरिया चक्र के द्वारा बना, उसका निर्माण हुआ यूरिया का, उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर दिया। तो नाइट्रोजन को तो हमने निकाल दिया। अब प्रोटीन में क्या बचते हैं? मुख्यतः कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब इनको किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? ग्लाइकोजन में। ये कहलाता है स्वांगीकरण। तो पाचन तंत्र में देखो काफी सारी क्रियाएं। इंजेशन यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, डाइजेशन यानी भोजन का पाचन, फिर एब्जॉर्प्शन यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण होना, फिर हम बात करते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, और फिर ये सब कुछ होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड यानी अपचित भोजन जो हमारे आहार नाल में होता है, उसको मल त्याग के या मल के रूप में शरीर से त्याग दिया जाता है। तो मुख से लेकर गुदा तक हमारी आहार नाल के अलग अलग भाग, उनकी संरचना, उनकी हिस्टोलॉजी, कहाँ किसका पाचन हो रहा है, कहाँ किसका अवशोषण हो रहा है, पाचन में सहायक कौन होते हैं, ऐसे अंग कौन से, कई ग्रंथियां भी आ जाएगी, लीवर वगैरह। पेनक्रियाज अपन ने पीछे नहीं पढ़ा, पेनक्रियाज मिश्रित ग्रंथि होती है, यही पढ़ेंगे। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यही पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। तो भोजन का पाचन करने से संबंधित ये तंत्र, दैट इज पाचन तंत्र। तो लिखते हैं कि मनुष्य में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में रूपांतरित करने के लिए यांत्रिक एवं रासायनिक पाचन की क्रिया निम्नलिखित 5 चरणों में पूरी होती है। भोजन का अंतर्ग्रहण या इंजेशन, भोजन का पाचन दैट इज डाइजेशन, भोजन का अवशोषण एब्जॉर्प्शन, भोजन का स्वांगीकरण एसिमिलेशन, और मल त्याग या डिफिकेशन।
इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिफिकेशन। उपरोक्त क्रियाएं मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों एवं ग्रंथियों की सहायता से पूरी होती है। विभिन्न भागों एवं उपरोक्त क्रियाएं पाचन तंत्र के विभिन्न भागों एवं ग्रंथियों ग्लैंड से पूरी होती है, जो कि निम्नलिखित या इस प्रकार है। मानव पाचन तंत्र दो भाग, एक तो आहार नाल और दूसरा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां। आहार नाल में सबसे पहले मुख गुहा, ओरल कैविटी, इस ओरल कैविटी में दो भाग या दो मुख्य संरचनाएं जो पाचन में सहायक दांत, टीथ और जीभ, टंग। मुख गुहा के बाद ग्रसनी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के तीन भाग देखते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। फिर इसके बाद ग्रसनी के बाद ग्रासनली या ग्रसिका या ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आमाशय या जठर या स्टमक, फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के फिर तीन भाग, सीकम, कॉलन और रेक्टम, दैट इज मलाशय। क्या करें? वॉल्यूम ज्यादा करना है? अच्छा भाई, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दें। तो ये आहार नाल के अलग अलग भाग। अंत में आ जाएगा गुदा, एनस, गुदा या एनस। आहार नाल से संबंधित ग्रंथियों की बात करें तो देखते हैं लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड्स, और सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी हैं, जैसे देखें पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर।
लार ग्रंथियों के बाद जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड, अग्न्याशय, पैंक्रियाज, आंतरिक ग्रंथियां, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, आंतरिक ग्रंथि में हम बात कर सकते हैं लीवर कुहन की दरारें, क्रिप्स ऑफ लीवर कुहन और ब्रूनर्स ग्रंथियां, ब्रूनर्स ग्लैंड आदि। फिर आंतरिक ग्रंथियों के बाद यकृत या लीवर, ये सारी संरचनाएं मानव पाचन तंत्र के प्रमुख भाग नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, तीन भाग ऊपर नेसो, बीच में ओरो, सबसे नीचे लैरिंगो। पूरे नाम लिखवा दूंगा मैं आपको, अभी यहाँ शॉर्ट में लिखा NOL, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स एंड लैरिंगोफेरिंक्स। नेसो, ओरो और लैरिंगो फेरिंक्स। सबसे पहले बात करेंगे ओरल कैविटी से स्टार्ट करेंगे। संरचनाएं कौन सी हैं? दांत, जीभ क्या कार्य करते हैं, क्या इनकी संरचना होती है। फिर ग्रसनी, ग्रासनली, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सबकी बात करते हैं। हाँ, स्टमक के भी तीन भाग होते हैं, कार्डियक, पाइलोरिक, फंडस, ठीक है, और एक और होता है बॉडी, चार पार्ट होते हैं, वो भी अपन इसकी संरचना लिखेंगे तो उसकी बात करेंगे। नोट के अब सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे मानव आहार नाल की संरचना। मानव आहार नाल की संरचना, मानव आहार नाल की संरचना, मानव आहार नाल की संरचना क्या है देखें संरचना में। सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे मुख गुहा, ओरल कैविटी, मुख गुहा, ओरल कैविटी, मुख गुहा या ओरल कैविटी। देखो मुख गुहा में जीभ और दांत, इनके अलावा पैलेट, ऊपर कठोर तालु, पीछे की ओर सॉफ्ट पैलेट या नरम तालु। तालु पर हम देखते हैं ऊपर क्लेफ्ट पैलेट जो है ना, इसमें बिल्कुल अगले सिरे पर, यानी जो अपने अगले दांत है ना ऊपर वाले, उनके जस्ट पीछे जीभ को आप मूव करेंगे तो आपको ऐसा फील होता है ऊपर कुछ सेरेशन से, कुछ वहाँ पर रफ प्रोजेक्शन से। इन्हें कहते हैं पैलेटल रुगीज कहते हैं, ठीक है, पैलेटल या पैलेट, कठोर तालु की रुगीज कहते हैं। इनका काम क्या होता है, जब अपन खाना खाते होते हैं ना तो अपने खाने को खाते समय बाहर गिरने से बचाते हैं, ठीक है ना। आपको ऐसा लगे सर नहीं खाना तो हम जीभ से ही रोक लेते हैं, हाँ जीभ मूव कराती है उसको पूरा आपके ओरल कैविटी में, लेकिन ये पैलेटाइन रुगीज जो होते हैं ना, ये भोजन को ऊपर से ग्रिप देते हैं जिसकी वजह से फिसलकर बाहर नहीं गिरे। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनमें ये रुगीज बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, बहुत ज़्यादा उभार होते हैं उनमें। फिर आगे बात करते हैं इसमें सॉफ्ट पैलेट वगैरह जो पीछे की तरफ होता है, बिल्कुल आप अपनी जीभ से फील भी कर सकते हैं। जीभ को जितना पीछे ले जाएंगे ना ऊपर की तरफ, सबसे पीछे आपको सॉफ्ट पार्ट दिखाई देता है, आगे की ओर पूरा कठोर पार्ट, पीछे जो सॉफ्ट पैलेट है वो आपके निगलने की प्रक्रिया में सहायक होता है। बात करें दांत की, तो दांत हमारे शरीर में ऐसी कह सकते हैं सबसे कठोरतम पदार्थ से बनी हुई संरचना। सबसे बाहर जो आवरण होता है इनामल, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस इनामल के अंदर की तरफ हम देखते हैं डेंटिन का आवरण, और डेंटिन चारों तरफ से एक पल्प चैम्बर या पल्प गुहा को घेरे रहता है। हमारे दांतों में दर्द वगैरह होना, देखो सीधी सी बात है, दर्द संवेदना अनुभव हो रहा है, यानी डेफिनेटली वहां पर कोई तंत्रिका, कोशिका या तंत्रिकाएं जरूर है। इसी वजह से आपको दांतों में ठंडे गर्म वगैरह का एहसास होता है, या दांतों में कभी पेन होता है तो दर्द का, ठंडे गर्म की संवेदना, क्योंकि वहां पर कुछ तंत्रिकाएं जो इन सभी संवेदना को ग्रहण करके आपके मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक ले जाती है, वो अपन पढ़ चुके हैं।
की बात करते हैं तो मनुष्य में दांत कितने बार आते हैं? 2 बार। इसलिए मनुष्य को कहते हैं डाइफायोडोंट। ठीक है, हमारे जो दांत है 4 प्रकार के होते हैं। सबसे सामने की ओर जो ये फ्लैट दांत होते हैं ना, ये कहलाते हैं इंसाइजर। फ्लैट, एकदम सपाट है, आप देख सकेंगे। फिर इन फ्लैट दांतों के साइड में जाते हैं तो एक ऐसा नुकीला दांत, एक साइड की बात कर रहा हूँ, एक जबड़े की। ये नुकीला दांत जो अक्सर वो पुरानी हिंदी फिल्मों में भूत आता था ना, बड़े बड़े दांतों वाला, कैनाइन, वैम्पायर, ठीक है ना। तो वो ये कैनाइन हम देखते हैं मांसाहारी जंतु जो होते हैं ना, जैसे उनको बोलते ही कैनाइन से, जैसे लोमड़ी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, टाइगर वगैरह। इनके ये जो कैनाइन दांत होते हैं लंबे होते हैं, क्योंकि इनका भोजन क्या है? मांस। और मांस को चीर फाड़ करने की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे अंदर भी कुछ जटिल भोजन अगर हम भी खाते हैं तो ये चीर फाड़ के लिए नुकीला दांत। इसके पीछे होते हैं प्रीमोलर और सबसे पीछे होते हैं मोलर। 4 प्रकार के दांत होने की वजह से मनुष्य होता है विषमदंती या हेटेरोडोंट। अगर सारे दांत एक जैसे होते तो बोल देते होमोडोंट यानी समदंती, हम, लेकिन हम क्या हैं? विषमदंती। 2 बार दांत आता है तो बोल दिया द्विबारदंती, डाइफायोडोंट। और सबसे लास्ट में कि हमारे जो दांत होते हैं ना, हड्डी में बने हुए एक सॉकेट के अंदर धसे हुए रहते हैं। बाहर से आपको दांत इतना ही दिखाई देता है, लेकिन मसूड़ों ने क्या है, नीचे हमारी जो ये मैंडिबल बोन है ना, इसको कवर कर रखा है। इस मैंडिबल बोन के अंदर कुछ छोटे छोटे सॉकेट है, ऊपर मैक्सिला के अंदर भी छोटे छोटे सॉकेट है, जिनके अंदर दांतों की जो जड़ें होती है, रूट्स, वो क्या रहती है? एकदम टाइट फिक्स रहती है। ऐसे सॉकेट में होने की वजह से मनुष्य के दांतों को कहते हैं गर्ददंती या थीकोडोंट कहते हैं। तो 3 प्रकार के नाम जो मैंने लिए, डाइफायोडोंट 2 बार दांत, हेटेरोडोंट सभी अलग अलग प्रकार के दांत हैं, और गर्ददंती या थीकोडोंट क्योंकि दांत ऐसे सॉकेट में धसे हुए रहते हैं। बाकी हाँ, जैसे कईयों में हम देखते हैं एक्रोडोंट जो होते हैं, एक्रोडोंट जिसमें मतलब हड्डी ये है ना, जैसे मान लीजिए ये हड्डी है, तो इस हड्डी के ऊपर ये दांत बिल्कुल ऐसे ऐसे मान लीजिए ये दांत इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है। हमारे अंदर क्या होता है कि इस हड्डी के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा सॉकेट बना हुआ है। हमारे दांत के इस सॉकेट के अंदर इस तरह से धसे हुए रहते हैं। और एक होता है एक्रोडोंट, एक होता है प्लूरोडोंट। प्लूरोडोंट में क्या होता है, ये हड्डी के इधर साइड में इस तरह से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, हड्डी के साइड में जुड़े हुए रहते हैं दांत, ना तो अंदर धसे हुए ना ऊपर ऐसे रखे हुए हैं, इस साइड में यहाँ इधर ऐसे धसे हुए रहते हैं, जैसे अपन देखते हैं छिपकलियों में, लिजर्ड्स वगैरह में या सैलामेंडर में देखते हैं। तो दांतों के भी अलग अलग प्रकार, दांतों की संरचना क्या है, कौन सी ऐसी कोशिका होती है, जैसे डेंटिन का श्रवण करने वाली कोशिकाएं ओडोंटोब्लास्ट, या अगर हम बात करें जो अभी अपन ने बात की थी ना इनामल का श्रवण करने वाली एमिलोब्लास्ट कोशिकाएं होती है। और पल्प चैम्बर या पल्प वगैरह क्या होता है, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स जो उस सॉकेट के अंदर दांत को आपस यहाँ पर उस सॉकेट में मजबूती से जोड़े रखते हैं, ऐसे पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होते हैं। और दांतों का काम होता है भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठोस भोजन को, जिससे यांत्रिक पाचन की क्रिया में सहायता मिलती है। मुख गुहा में ही होती है जीभ। जीभ पर हम देखते हैं कुछ ऐसी संरचनाएं होती है जिन्हें हम कहते हैं पैपिला, बड़ी बड़ी उभरी हुई संरचनाएं होती है। इन पैपिला के ऊपर होती है स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स, जिसके कारण हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है। टेस्ट बड्स के किनारों पर भी बिल्कुल नीचे की तरफ तंत्रिकाएं जुड़ती है, जिससे हमें स्वाद का ज्ञान होता है। तो गस्टेटरी एरिया वगैरह हमने ये पहले ब्रेन में पढ़ा था। अब स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बड्स या जीभ की संरचना, लिंगवल फ्रेन्यूलम क्या होता है, सल्कस टर्मिनल क्या होता है, या फोरामेन सीकम वगैरह कहाँ पर होते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो हेडिंग आपने लगाया ना मुख गुहा, इसमें लिखेंगे कि मनुष्य की मुख गुहा में ऊपरी भाग, अपर पार्ट, मनुष्य की मुख गुहा में ऊपरी भाग में अगला हिस्सा कठोर तालु, हार्ड पैलेट, कठोर तालु हार्ड पैलेट से बना, कठोर तालु या हार्ड पैलेट से बना जो नासा गुहा तथा मुख गुहा को एक दूसरे से अलग करता है। नासा गुहा तथा मुख गुहा को एक दूसरे से अलग करता है। कॉमा करके और लिखेंगे कठोर तालु के अगले भाग में
अगले भाग में रोगी रोगी पाए जाते हैं जो कि अनुप्रस्थ उभार के रूप में होते, हॉरिजॉन्टल एलिवेशन, अनुप्रस्थ उभार के रूप में पाए जाते, अनुप्रस्थ उभार के रूप में पाए जाते। ये भोजन को चबाने के दौरान इसे बाहर गिरने से रोकते हैं, नेक्स्ट इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, कठोर तालु के पिछले भाग में नरम तालु या सॉफ्ट पैलेट नरम तालु या सॉफ्ट पैलेट नरम तालु या सॉफ्ट पैलेट जो भोजन के निगलने की क्रिया में सहायक होता है। भोजन के निगलने की क्रिया में सहायक होता है। भोजन के निगलने की क्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे कि नरम तालु के पिछले भाग से आंतरिक युवुला या अलिजिह्वा जुड़ी रहती जो भोजन को निगलते समय आंतरिक नासा छिद्रों इंटरनल लेयर्स को बंद कर देती है। जिससे भोजन श्वसन पथ में नहीं जा पाता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाता। मुख गुहा में हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवुला, 3 भाग। अब अगला भाग लिखते हैं दांत। छोटा सा हेडिंग लगा लेंगे मुख गुहा में ही, दांत या टीथ। छोटा सा डायग्राम बना लो, दांत या टीथ। दांत या टीथ।
अभी बना लिया ये।